नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। मित्रों, इकाई 6 में लगे हुए जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और उन उपन्यासों में ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बहुचर्चित उपन्यासों में सर्वोत्तम उपन्यास के रूप में यह जाना जाता है। और इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपको हम कुछ 20 प्रश्नों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और एक एक प्रश्न पे एक अच्छा सा विश्लेषण उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से आपको इससे समस्या जो भी होती है, सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन कब हुआ? सबसे पहला जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वही प्रश्न बनता है, एनटीए नेट के लिए पाठ्यक्रम में है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि उनको क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है, इसकी प्रकाशन वर्ष के लिए हमारे पास विकल्प कितने? 4 हैं, 42, 46, 50 और 54। सही उत्तर के रूप में बी ऑप्शन होगा 1946। जी हाँ, 4 उपन्यासों की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। इसमें से 1946 में उपन्यास जो वर्णित है वो बाणभट्ट की आत्मकथा है। दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? मित्रों, जिस भी साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो जाता है वो चर्चित हो जाता है, बहुचर्चित हो जाता है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व और चारुचंद्र लेख। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में है आलोक पर्व। ये आलोक पर्व जो मित्रों है, ये 1973 में निबंध के लिए उनको पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 प्रश्न बन सकते हैं। कब प्रदान किया गया? पहला, कब प्रदान किया गया? 1973। किस विधा के लिए प्रदान किया गया? निबंध। और रचना कौन सी है? जो सी ऑप्शन में आलोक पर्व है, उसी विधा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुनः देखते हैं, अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारे पास में तीसरा प्रश्न है, और इसमें हम चर्चा करेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास का कथानक का आधार कौन सी सदी है, यानी कौन सी सदी के आधार मान करके बाणभट्ट की आत्मकथा का लेखन किया गया। तो पहली, 5वीं, 7वीं और 8वीं। बिल्कुल सही उत्तर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में 7वीं सदी के कथानक को आधार मान करके उस समय भारतीय तत्कालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है, हर्षवर्धन के समय का वर्णन किया गया। मित्रों, ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो उपन्यास होता है उसमें उन सभी प्रकार के वातावरणों को रखा जाता है, उस सभी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तमाम प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, जिनका उद्घाटन हम उपन्यास के अंतर्गत देखने को पाते हैं। तो हर्षवर्धन, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के समय का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया और बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास का आधार बनाया गया। पुनः देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की। तो 4 नंबर प्रश्न में है, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट किसका दरबारी था? हूणों का, हर्षवर्धन का, उपर्युक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? वर्तमान जो स्थिति थी या तत्कालीन स्थिति जो थी हर्षवर्धन के काल में, उस समय हूणों का आक्रमण भारत पर हो रहा था और भारत में राजा हर्षवर्धन था। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताना है कि बाणभट्ट जो शख्स इसके अंतर्गत है, जिसका जो मूलभूत या मुख्य पात्र के रूप में भी है, तो उसमें किसका वर्णन किया गया या किसका दरबारी कवि था? तो वह हर्षवर्धन का दरबारी कवि के रूप में नियुक्त था। पुनः देखते हैं हम अगले प्रश्न की चर्चा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथानक का आधार है, ऐतिहासिक आधार है, राजनीतिक आधार है, पौराणिक आधार है, या फिर काल्पनिक आधार है? तो आधार के लिए हम देखेंगे तो ए ऑप्शन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ऐतिहासिक जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जिसमें बहुत सारे काल्पनिक पात्र भी रखे गए हैं, कुछ ऐतिहासिक पात्र भी रखे गए हैं। घटनाओं का जो समय है वो भी उसी प्रकार का है। घटनाओं के साथ साथ में उस समय घटनाओं के अनुरूप जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका भी अभिव्यक्तिकरण, अभिव्यंजनात्मक जो स्थितियां हैं, उनका सबका वर्णन इस प्रकार से किया गया। 6 नंबर प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र निपुणिका के लिए सही नहीं। निपुणिका, बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि निपुणिका किस उपन्यास की पात्र है, तो हमें वहां पे उत्तर देना होता था बाणभट्ट की आत्मकथा। इस समय तो हमारे सिलेबस में ही ये है, तो बहुत सामान्य सा ये तो प्रश्न हो जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि इसके लिए सही नहीं। अस्पृश्य जाति की कन्या या जो निम्न जाति है उस जाति की कन्या, बाणभट्ट की प्रेमिका, कांदविक वैश्य की विधवा, या हर्षवर्धन की प्रेमिका। अब देखिए यहाँ पे, अब कैसे हम क्वेश्चन में ऑप्शन टिक करते हैं। यहाँ पे 2 हमें एक जैसे दिख रहे हैं। अब बाणभट्ट की प्रेमिका, हर्षवर्धन की प्रेमिका, दोनों की प्रेमिका तो रही नहीं होगी।
सही उत्तर आपको बताना है अस्पृश्य जाति की कन्या, कांदविक वैश्य की विधवा। ये दोनों ही उत्तर इसके लिए बिल्कुल सही। कांदविक वैश्य जो होता है जिससे इनका विवाह होता है या निपुणिका का जो विवाह होता है, 1 महीने के बाद में उसका देहांत हो जाता है और वह विधवा हो जाती है। उसके बाद में वह जो है बाणभट्ट से प्रेम करने लगती है। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जो हर्षवर्धन की प्रेमिका, ये गलत है। वह जो निपुणिका है वह प्रेमिका किसकी होती है, वह बाणभट्ट की प्रेमिका है। तो कांदविक वैश्य की मृत्यु होने के तुरंत बाद जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, थोड़े समय के बाद में जो उसकी विरह में वह दूसरे जो आत्मसात करने वाले युवक का नाम है वो बाणभट्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं 7वें प्रश्न में, बाणभट्ट स्त्री वेश में किसे बंदित्व से छुड़ाने जाता है। मित्रों, निपुणिका जो है, निपुणिका, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया। मैं आपको बता दूं सही उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। निपुणिका के कहने पर भट्टिनी को छुड़ाने के लिए, जी हाँ, निपुणिका के कहने पर बी ऑप्शन, भट्टिनी को छुड़ाने के लिए वो स्त्री वेश में बाणभट्ट जाते हैं, उनको छुड़ा करके लाते हैं। वापस जाते समय वो एक नदी से जा रहे होते हैं। नदी में ऐसा होता है, नदी में कुछ समस्या हो जाती है जिसके लिए दोनों लोग नदी में डूबने लगते हैं। बाणभट्ट उनको बचा करके ले जाते हैं, एक दूसरे राज्य लेकर के जाते हैं। वहां पर उन दोनों को छोड़ करके वापस आकर के हर्षवर्धन के साम्राज्य में, हर्षवर्धन के राज्य में दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद में भट्टिनी का भी एक स्वतंत्र रूप में वर्णन किया गया है। स्वतंत्र रूप में वह एक साम्राज्य की स्त्री के रूप में रहती है, इस साम्राज्य पर शासन करने का काम करती है। वही निपुणिका भी उसी स्थितियों में, परिस्थितियों में रहती है। तो इस प्रकार से इस कहानी का कथानक, इस उपन्यास का कथानक गढ़ा गया है और उसके बाद में फिर भट्टिनी और निपुणिका से इनका पुनः संपर्क होता है। फिर हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबार में किस नाटक का मंचन बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखाया गया है। मित्रों, हर्षवर्धन के दरबार में जो एक नाटक है वो जो वर्णित हुआ, प्रबोध चंद्रोदय, मालविकाग्निमित्रम, रत्नावली, तो रत्नावली नाटक जो है सी ऑप्शन सही होगा। इसका मंचन दिखाया गया। इसके बाद में निपुणिका का देहांत हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां भी इसमें उद्घाटित की गई। पुनः देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। ये कथन, ये प्रकथन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसकी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनके उद्देश्यात्मक पृष्ठभूमि की बात करता है। देखिए, सभी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, फिर हम चाहे वह कथा, कहानी, कथा, उपन्यास, नाटक, कोई भी संदर्भ पढ़ें, एक उद्देश्य होता है। हम मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को पढ़ें कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये तिलिस्मी नाटक नहीं है जहां पर हम पढ़ करके और बस ज्ञान, बस जो जरा सा मनोरंजन कर लें। इस कथानक में, इस उपन्यास में उपदेशात्मक विचारधारा भी है। नारी के जो उस समय की स्थितियां हैं वो बड़ी जंगम है। नारी देव मंदिर की भांति पवित्र है। नारी की जो देह है, शरीर है, उसको देव मंदिर की भांति पवित्र, और ये कथन प्रकथन बार बार कहा गया। किसने कहा ये आपको बताना है। निपुणिका, हर्षवर्धन, बाणभट्ट और भट्टार। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो बाणभट्ट होगा। बार बार बाणभट्ट के द्वारा यह कहा गया, यानी इस पात्र की विचारधारा या पवित्र जो मानसिकता है उसका भी अभिव्यक्तिकरण इस कथन के, प्रकथन के माध्यम से किया जा रहा है। पुनः देखते हैं, हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मित्रों, थोड़ा सा जो हमारा विश्लेषण है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन 10 से 12 मिनट में हम पूरे उपन्यास का कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष रख देते हैं। पूरे प्रश्नों के माध्यम से सभी उद्भावनाएं कर देते हैं। इससे कम समय में इतने बड़े उपन्यास की समीक्षा नहीं की जा सकती। परीक्षाओं के प्रति क्या महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएं। रमेश कुंतल मेघ ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, कितने चरणों में बनता है या बांटते हैं। इसके लिए हमारे पास विकल्प है 5, 7, 11 और 3, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ए, बी, सी और डी में। सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा 5। यानी रमेश कुंतल मेघ ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को 5 चरणों में बांटा, जिसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। कथन प्रकथन की बात कर रहे हैं। भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ प्रयोग किया गया है इस उपन्यास के अंतर्गत। ब्राह्मण तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह न भिखारी होता है न महासंधि विग्रहिक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। किसका कथन है। विकल्प हमारे पास पुनः 4 है, निपुणिका, हर्षवर्धन, बाणभट्ट और महामाया। ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, शब्द का प्रयोग किया गया है महासंधि विग्राहिक।
इससे संस्कृतनिष्ठ शब्द का प्रयोग यहाँ पे ऐसे प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इस कथानक की जो भाषा है वो संस्कृत बहुला शब्दों के प्रयोग के माध्यम से प्रयोग की गई। धर्म का व्यवस्थापक होता है, इसलिए यहाँ पे वर्णन जो किया वो बाणभट्ट के महामाया के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें। उसके बाद हम पुनः देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा कितने उच्छ्वासों में बटा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो की बात करें तो उसमें समय की बात की गई, समय, सर्ग, उच्छ्वास, इसके अतिरिक्त तमाम सारे जो उसके खंड होते हैं इसके लिए उच्छ्वासों का प्रयोग किया गया। उच्छ्वासों के लिए हमारे पास संख्या जो है वो बी ऑप्शन है, 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ उपन्यास है। और रमेश कुंतल मेघ ने इसके कथानक को 5 भागों में बांटकर बतलाया। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए सही नहीं है। उसकी भाषा के बारे में, उसके विधानों के बारे में हमने वर्णन किया है। हम बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के सभी बिंदुओं पर उकेर सकते हैं। चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक भाषा मित्रों क्या होती है? सुमित्रानंदन पंत की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने चित्रात्मक शैली की भाषा कहा, यानी पढ़कर हम उसकी सजीव प्रस्तुति हमारे दिमाग में चलती रहे। तो जब हम उपन्यास को, बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ेंगे तो हम 7वीं शताब्दी की विचारधारा में पहुंच जाएंगे। ऐसी सजीव भाषा, ऐसी चित्रात्मक अनुभूति का अनुभव हम इस उपन्यास के पाठन के बाद करेंगे। डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, लंबे लंबे पदबंधों का प्रयोग किया गया, सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया, संस्कृत बहुला बिंदुओं का प्रयोग किया गया, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। मैं बार बार उसी चीजों को कह रहा हूं। लंबे लंबे जो पदबंध होते हैं वो, अगर हम नाटक की बात करें तो वहां पे मंचन में क्लिष्टत्व का प्रयोग होता है, इसलिए, लेकिन उपन्यास में ये सामान्य है। और इस प्रकार की भाषा के माध्यम से इस बाणभट्ट की आत्मकथा से हम 7वीं शताब्दी के सभी मंतव्यों को, उस समय की स्थितियों परिस्थितियों को सजीव रूप से अनुभव कर सकते हैं। पुनः देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में विकल्प जो है हमारे पास में 4 हैं, प्रारंभ में, अंत में, आलोचना में, प्रत्येक पृष्ठ पर। तो अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते, देखिए ये संस्कृति की पंक्ति है। अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते की शब्द का प्रयोग किया गया है, परसर्ग है, यह अलग बात है, लेकिन अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते, तो ये जो है इसके लिए सही उत्तर कौन सा होगा? ये जो कथन है वो कहाँ पे लिखा गया, कहाँ पे वर्णित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है प्रारंभ, अंत, आलोचना और प्रत्येक पृष्ठ। तो प्रारंभ में इसको लिखा गया, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं की आत्मकथात्मक चित्र की अभिव्यक्ति करते हैं, आत्मकथात्मक चित्रण का रूप प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इधर उधर हुआ है। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस छद्मनाम का उल्लेख मिलता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस छद्मनाम का उल्लेख मिलता है? भुजंग भूषण, प्राणनाथ व्योमकेश शास्त्री और सांडिल्य। बिल्कुल सही उत्तर के रूप में हमारे पास में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम चर्चित है, लेकिन सही उत्तर व्योमकेश शास्त्री होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के छद्म नाम का उल्लेख मिलता है, उसके लिए व्योमकेश शास्त्री, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आस्ट्रियावासी कैथराइन का पत्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, कहां पे वर्णित है? आस्ट्रियावासी कैथराइन का पत्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में वर्णित है। भूमिका में, कथामुख में, मध्य उपन्यास में या उपसंहार में? सही उत्तर के रूप में जो होगा वो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उपसंहार में इसको वर्णित किया गया। हमारे पास में कथामुख उपन्यास की भूमिका के रूप में प्रयोग किया गया। देखिए, कथामुख, आमुख, तमाम प्रकार के नाम होते हैं, पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो भूमिका है हमारे पास ए ऑप्शन है, यहाँ पे देखा होगा आपने, भूमिका जो उपन्यास में प्राकथन लिखा जाता है उसके लिए उन्होंने कथामुख शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो भूमिका जो है वो कथामुख रूप में है, लेकिन आस्ट्रियावासी कैथराइन पत्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में डी ऑप्शन होगा, इसको उपन्यास की भूमिका ही कहा गया, लेकिन यहाँ पे उपसंहार में इसका प्रयोग किया गया। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मित्रों। आस्ट्रियावासी कैथराइन का पत्र जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में वर्णित है और इसका वर्णन उपसंहार में किया गया। पुनः देखते हैं हम सही उत्तर। हमारे पास में 18 नंबर में प्रश्न, हमारे पास विकल्प है। सही उत्तर आपको बताना है स्त्री प्रकृति है किंतु उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको बताना है स्त्री प्रकृति है किंतु उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये देखिए बहुत अच्छा कथन है।
सही उत्तर आपको बताना है स्त्री प्रकृति है किंतु उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये कथन 4 विकल्पों में से है। निपुणिका, हर्षवर्धन, बाणभट्ट और महामाया। सही उत्तर के रूप में बिल्कुल होगा वो ऑप्शन है डी, महामाया के द्वारा यह कथन कहा गया। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी, यह ईश्वर के सर्वोत्तम कृति है, यह नारायण का पवित्र मंदिर है। विकल्प सही उत्तर के रूप में जो है हमारे पास, उसमें आपको चुनाव करना है और सही विकल्प जो है वो आपको बताना है निपुणिका, सुचरिता, बाणभट्ट या फिर महामाया। ठीक है, ऑप्शन जो है वो हमारे पास में 4 ऑप्शंस में से आप लोग अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें। जी हाँ, अपने उत्तर भी देते रहें। सही उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। जी हाँ, सुचरिता के द्वारा यह कथन कहा गया, बिल्कुल बी ऑप्शन। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के शैली में लिखा गया उपन्यास है, वो हमने आपको बताया, आत्मकथात्मक जीवनी परक संस्मरण और इसके अतिरिक्त रेखा चित्रात्मक शैली। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर जो होंगे वो 4 में से एक उत्तर होगा, आत्मकथात्मक जीवनी परक संस्मरण या रेखा चित्रात्मक शैली। बिल्कुल सही उत्तर ए ऑप्शन है, आत्मकथात्मक शैली के रूप में बाणभट्ट की आत्मकथा को लिखा गया। बहुत जगह यह भी मिलता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं की आत्मकथा का अभिव्यक्तिकरण या वर्णन किया, उस उपन्यास में हमें उनकी आत्मकथात्मक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, आत्मकथात्मक शैली के रूप में लिखा गया। पुनः देखते हैं हम, बाणभट्ट की आत्मकथा में लोक कथा के तत्व विश्वसनीय यथार्थ बनकर रचनात्मक हो गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है किस व्यक्ति के द्वारा, किस विशिष्ट आलोचक के द्वारा कहा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा में लोक कथा के तत्व विश्वसनीय यथार्थ बनकर रचनात्मक हो गए। मैंने आपको कहा कि उस समय की स्थितियां रचनात्मक होकर के यथार्थ बनकर हो गई, यथार्थ बन गई हैं। तो ऐसी प्रस्फुटी, ऐसी स्थिति का वर्णन जो किया वो हमारे नगेंद्र जी के द्वारा कथन कहा गया। मित्रों, 22 नंबर अंतिम प्रश्न, अभिनय करके जिसे पाना था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। ये एक जो अगर हम बात करें तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जिसमें वह निपुणिका को खो देते हैं, अपनी प्रेमिका को खो देते हैं। तो अभिनय करके जिसे पाना था, अभिनय करके ही उसे खो दिया। और बिल्कुल सही ये बाणभट्ट के द्वारा कहा गया कथन है। सी ऑप्शन को चुनाव करना। मित्रों, 22 नंबर प्रश्न के साथ में सी ऑप्शन होगा। पूरी जो चित्र हैं वो हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 मिनट में खींच दिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हिंदी साहित्य के एनटीए नेट में आने वाले या इसके अतिरिक्त सभी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं हमारे चैनल गुरुजी लॉ एकेडमी में आपको सदैव मिलते रहेंगे। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं पीडीएफ लाइव क्लासेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार आप हमें अपना आभार देते रहें, अपना समय देते रहें। धन्यवाद। परीक्षा में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करके आए आप।